विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को देख रहे हैं। अब तक के व्याख्यान के अंतर्गत हमने अपरदन से नदी के अपरदन के कार्य से निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया है। आज हमारा जो व्याख्यान संख्या जो 61वां है, उसके अंतर्गत हम नदी के निक्षेपात्मक कार्य को देखेंगे। नदी का, जैसा कि आपको पता है कि जो निक्षेप कार्य को हम रचनात्मक कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो अवसाद हैं उनको वो क्रमशः जमा कर अनेक प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करता है। भूआकृति विज्ञान में नदी के अपरदन कार्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है तथा निक्षेपात्मक कार्य को कम महत्वपूर्ण बनाया है। यद्यपि निक्षेपात्मक कार्य जो है वो मानव के लिए अधिक उपयोगी व लाभप्रद है, कृषि की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से या उपजाऊ की दृष्टि से। तो निक्षेप जो है वो कई कारणों से होता है, जिसमें नदी के वेग में कमी होना सर्वाधिक प्रमुख है। और नदी के वेग में भी कमी होने का मुख्य कारण नदी के ढाल में कमी आना, नदी का जल का विस्तार क्षैतिज रूप से अधिक रूप में हो जाना, नदी के मार्ग में अवरोध आना, नदी के जल के आयतन में कमी आना, और इस सबसे बड़ा कारण नदी के बोझ में वृद्धि होने से होता है। इन सभी सम्मिलित कार्यों के कारण से नदी अपने निक्षेप के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिनमें सबसे प्रमुख स्थलाकृति जो सर्वप्रथम वो करती है वो जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु है। जैसा कि आपको पता है कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के अपरदन कार्य के तुरंत बाद, यानी कि नदी के युवावस्था में या नदी के उद्गम स्थल के तुरंत बाद नदी जैसे ही पहाड़ी भागों से जमीनी भाग पे यानी समतल सतह के ऊपर प्रवेश करती है, उस दिशा में नदी में एकदम से ढाल की कमी आने के कारण से, बोझ की मात्रा अधिक होने से और जल का क्षैतिज विस्तार अधिक हो जाने के कारण से उस बोझ को या जलोढ़ को वो वहीं पे डिपॉजिट करती है और उससे जलोढ़ पंख या जलोढ़ निरंतर आकार में वृद्धि होने के कारण से जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। तो यह नदी की तरुण अवस्था के अंतिम व प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का सूचक होता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि पर्वतीय ढाल के साथ नदी अधिक बोझ के साथ नीचे उतरती है, तो समतल भाग में प्रवेश करते ही वेग में भयानक कमी आ जाती है और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े से लेकर महीन रेत के कण जाए वो पर्वतीय ढाल के पास जो तली है वहाँ जमा हो जाते हैं। वेग में कमी होने से उसकी परिवहन क्षमता में भी कमी आती है और पर्वतीय ढाल के आधार तल पर अर्धचंद्राकार रूप में पदार्थ का निक्षेप हो जाता है, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। और पर्वतीय ढालों पर अधिक ऊंचाई व समकोण पर जमा हुआ मलबा शंकु का आकार लेता है, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। इन मैदानों को गिरिपदीय जलोढ़ मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ये मैदान पर्वतों की तलहटी में मिलते हैं और इनका कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्व होता है पर्वतीय भागों में, क्योंकि पर्वतीय भागों में समतल जगह की वैसे ही कमी होती है, मिट्टी की जो सतह की मोटाई है वो कम रहती है, परंतु ये भाग उपजाऊ हो जाते हैं मोटाई और होने की वजह। दूसरा जो है बाढ़ का मैदान और प्राकृतिक तटबंध। नदी बेसिन घाटी का वह भाग जहाँ नदी बाढ़ के समय जलोढ़ का निक्षेप करती है, तो वह बाढ़ का मैदान कहलाती है। यानी कि नदी के में पानी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण से नदी अपने दोनों किनारों को तोड़कर या उससे ऊपर की तरफ ओवरफ्लो करके उसका पानी का जो विस्तार है वो क्षैतिज रूप में काफ़ी दूरी तक फैल जाता है, तो उसे हम बाढ़ का मैदान, यानी कि नदी की जो उसकी क्षमता है, जल की क्षमता उससे अधिक पानी हो जाने के कारण से वो पानी दोनों किनारों की ओर चारों तरफ फैल जाता है, तो वो बाढ़ के मैदान के रूप में हम उसे जानते हैं। तो जो बाढ़ का मैदान है वो क्या करता है
इसमें नदी के दोनों ओर विकसित होता है, दोनों तट के सारे, और मैदान में अनेक प्रकार के विसर्ग, चापाकार झील, दलदल आदि का निर्माण होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के समय जलोढ़ के निक्षेप से मैदान में मिट्टी की परतें क्रमशः जमती जाती है। इसलिए कृषि के मैदान बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि नई मिट्टी रहती है, खनिज लवण रहते हैं, जल की मात्रा रहती है, महीन मिट्टी रहती है और प्रतिवर्ष इसमें जमाव होता रहता है, तो इसकी उपजाऊ क्षमता है वो निरंतर बढ़ी रहती है। नील नदी, सिंधु, गंगा आदि के नदियों के मैदान इसी कारण से उर्वरता के लिए विश्व विख्यात है, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण से नई मिट्टी का जमाव होता है, जिसमें बिना सिंचाई के ही उत्तम कृषि का उत्पादन होता है। प्राकृतिक तटबांध का निर्माण बाढ़ के द्वारा होता है। नदियों द्वारा बहाए गए जल में कीचड़ भी पाया जाता है, जो नदियों के दोनों किनारों पर क्रमशः नया जमा होता रहता है, जिसे निरंतर जमा होते रहने से एक तरह के प्राकृतिक बांध का निर्माण हो जाता है या अवरोध का निर्माण हो जाता है एक लंबाकार रूप में, यानी कि तो ये प्राय 1 से 100 मीटर ऊंचे तक होते हैं। प्राकृतिक तटबांध आसपास की भूमि को बाढ़ से सुरक्षित करता है, परंतु कभी कभी अत्यधिक पानी आ जाने के कारण से, वर्षा जल अधिक हो जाने के कारण से ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है और टूटने से भयंकर बाढ़ आती है। चीन की हांगो नदी इसी प्रकार के अभिशाप के लिए अभिशप्त थी और चीन में भयंकर बाढ़ आती थी। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी में भी तटबांधों के टूटने से बाढ़ का कारण पूरे असम के मैदानी वाले भाग में या निचली तलहटी वाले भागों में बाढ़ का कारण बनती है। इसके बाद जो डेल्टा है, डेल्टा जो नदी के निक्षेपात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे सुंदर संरचना है। नदी की वृद्धावस्था में उसके मुहाने के पास महीन जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित महत्वपूर्ण रचनात्मक स्थलाकृति का नाम डेल्टा है। इस त्रिभुजाकार आकृति का नाम लैटिन भाषा के डेल्टा वर्ण के नाम से किया गया है। डेल्टा लैटिन भाषा का एक वर्णमाला का एक शब्द है जिसका आकार एक त्रिभुजाकार होता है। इसका सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नामांकन नील नदी के मुहाने पर निर्मित इस आकार का डेल्टा के रूप में किया था। इसके बाद से विभिन्न आकृति वाले इस स्थलस के लिए डेल्टा शब्द का उपयोग होता है। शॉकिंस नाम के विद्वान के अनुसार सामान्यतः पंखाकार जलोढ़ निक्षेप से जो नदी के मुहाने पर एकत्रित हो जाता है वह डेल्टा कहलाता है। हॉरेक्स ने डेल्टा को सागर की और निम्न मैदान का विस्तार बताया। वास्तव में नदी के मुहाने पर विस्तृत त्रिभुजाकार अवसाद के जमाव से डेल्टा का निर्माण होता है। अतः स्पष्ट है नदी के अंतिम भाग का यह त्रिभुजाकार समतल मैदान जिसका ढाल समुद्र की ओर होता है डेल्टा कहलाता है। नील नदी, मिसिसिपी, गंगा, राइन आदि अनेक नदियों के डेल्टे अलग अलग आकार के हैं।